सुनहरी मुर्गी और ईमानदार रमू। भाग एक। रमू और भूख की आग। छोटे से गांव हरिपुर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था रमू। रमू न ज्यादा पढ़ा लिखा था, न ही उसके पास जमीन थी, न घर। वो गांव के बड़े बड़े खेतों में मजदूरी करता और जो भी पैसे मिलते उसी से 2 वक्त की रोटी जुटाता। गांव में लोग कहते, रमू भले गरीब है लेकिन दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी है। अगर कोई बच्चा रास्ते में सिक्का गिरा दे तो रमू उसे दौड़कर वापस दे देता। अगर खेत में कुछ ज्यादा अनाज मिल जाए तो वो मालिक को बता देता। कभी किसी का झूठा सामान नहीं उठाता, चोरी नहीं करता। लेकिन रमू की किस्मत हर रोज जैसी थी, भूखी, थकी और सपनों से खाली। भाग 2। रहस्यमयी मुर्गी की पहली झलक। एक दिन रमू जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहा था। तेज बारिश शुरू हो गई। वह एक पुराने आम के पेड़ के नीचे रुक गया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कुक कुक कुड़ाकू। उसने देखा एक सुनहरी रंग की मुर्गी बारिश में भीग रही थी। मुर्गी थकी, डरी हुई और कांप रही थी। रमू ने उसे देखा और बोला, अरे ओ मुर्गी, तू तो भीग गई पूरी। चल मेरे साथ चल। रमू उसे अपने झोपड़े में ले गया, सूखे कपड़े से पोंछा, थोड़ा सा चावल डालकर खाने को दिया। मुर्गी ने प्यार से रमू को देखा। रात को जब रमू सो गया, अगली सुबह आश्चर्य हुआ, मुर्गी ने एक अंडा दिया था। लेकिन ये कोई आम अंडा नहीं था। वो पूरा सोने का था, चमचमाता, भारी और असली सोना। रमू की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाग 3। ईमानदारी की परीक्षा। रमू अंडा लेकर शहर के सुनार के पास गया। सुनार की आंखें भी चमक उठीं। राम राम, ये तो सोने का शुद्ध अंडा है। रमू को अच्छे पैसे मिले। उसने कोई ज्यादा खर्च नहीं किया। उसने सबसे पहले गांव की छोटी बच्चियों को किताबें दिलवाईं, मंदिर में दिया जलाया और बाकी पैसे से अपने लिए चावल, दाल और एक कंबल खरीदा। मुर्गी अगले दिन फिर सोने का अंडा दे गई और ऐसा हर दिन होने लगा। लेकिन रमू कभी लालची नहीं हुआ। वो रोज का एक अंडा बेचता और बाकी कामों में गांव की मदद करता। गरीबों को खाना, बच्चों को पढ़ाई, बीमारों को दवाई। गांव के लोग हैरान थे। ये रमू तो पहले भी अच्छा था, अब तो भगवान बन गया है। भाग 4। गांव का लालची ठाकुर। गांव में एक व्यक्ति था, ठाकुर दरियालाल। वो धनी मगर लालची और अहंकारी था। जब उसे पता चला कि रमू के पास सोने की मुर्गी है, वो जल भुन गया। उसने सोचा, अगर वो मुर्गी मेरे पास आ जाए तो मैं हर दिन 10 अंडे निकलवाऊंगा। फिर तो मैं राजा बन जाऊंगा। वो रात को रमू के घर गया, लेकिन मुर्गी ने उसे देखते ही तेज चोंच मारी। ठाकुर गिर पड़ा और भाग गया। रमू ने मुर्गी को गोद में उठाया और कहा, तू मेरी दया से बची थी, अब मैं तुझे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। भाग 5। मुर्गी का रहस्य। एक दिन मुर्गी ने बोलना शुरू किया, रमू, मैं साधारण मुर्गी नहीं हूँ। मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मुझे एक दुष्ट राक्षस ने पत्थर में कैद कर दिया था। जब तूने मुझे अपनाया, मेरी शक्ति लौट आई। अब मैं तुझे हर रोज एक अंडा दूंगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तू कभी लालच करेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रमू ने वादा किया, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। जो भी मिलेगा
ईमानदारी से और जरूरतमंदों के लिए काम में लाऊंगा। भाग 6 जादुई मुर्गी का गुप्त द्वार। एक दिन मुर्गी ने रमू से कहा, चलो मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाती हूँ। वो दोनों जंगल के बीच एक गुफा में पहुंचे। वहां सोने के पेड़, चांदी के फूल और हरे हीरे बिखरे थे। मुर्गी ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दुनिया के जरूरतमंदों के लिए है। तुम यहाँ से जितना ले सको लोगों की मदद के लिए ले सकते हो। रमू ने थोड़ा थोड़ा लेकर गांव में विद्यालय, चिकित्सालय और अनाथालय बनवाया। आगे क्या होगा? क्या ठाकुर दरियालाल बदला लेगा? क्या रमू अपने वादे पर कायम रहेगा? क्या मुर्गी के पीछे और भी रहस्य हैं? क्या किसी दिन मुर्गी हमेशा के लिए चली जाएगी? भाग 7 चोरों की रात और सुनहरी जाल। अब हरिपुर गांव चमकने लगा था, लेकिन सिर्फ सोने से नहीं बल्कि रमू की ईमानदारी और सेवा से। सब उसे रमू बाबू कहने लगे थे। लेकिन गांव के बाहर के लोग, खासकर लुटेरे, उसकी बातें सुनकर लालच में अंधे हो गए। एक रात 3 काले नकाब वाले चोर झींगा, टिल्लू और भोंपू रमू के घर की छत से घुसे। रमू सो रहा था। मुर्गी एक कोने में आराम से बैठी थी। जैसे ही चोरों ने मुर्गी को उठाया, अचानक मुर्गी की आंखें लाल चमकने लगीं और जोर की कड़कती आवाज आई। ईमानदारी के घर में बेईमानी नहीं चलती। अचानक पूरा कमरा सुनहरे प्रकाश से भर गया। चोरों के हाथ बंध गए सोने की जंजीरों से। वो चीखने लगे। रमू की नींद खुली। उसने देखा तो मुर्गी बोली, इन्हें क्षमा करो या सजा दो, फैसला तुम्हारा है। रमू ने कहा, अगर ये वादा करें कि अब से चोरी नहीं करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा। चोर रोते हुए बोले, हमें माफ कर दो रमू बाबू, अब से हम आपकी सेवा करेंगे। रमू ने उन्हें काम पर रख लिया, एक किताब घर बनाने के लिए। भाग 8 दरियालाल की चालबाजी। ठाकुर दरियालाल अब जलन में पागल हो चुका था। एक मामूली मजदूर आज गांव का हीरो बन गया। उसने सोचा, अब इसे हटाना पड़ेगा। उसने नगर के राजा को चिट्ठी भेजी। एक गरीब आदमी गांव में सोना बना रहा है, जरूर ये जादूगर है या चोर। राजा ने अपने सिपाहियों को हरिपुर भेजा। रमू को दरबार में बुलाया गया। भाग 9 राजा का दरबार और न्याय का इम्तिहान। राजा शिवबाहु एक न्यायप्रिय शासक था। उसने रमू से पूछा, क्या ये सच है कि तुम रोज सोने का अंडा बनाते हो? रमू ने सच सच सारी बात बता दी, मुर्गी, बारिश की रात, जादू और गांव की सेवा। राजा ने मुर्गी को देखा। मुर्गी ने झुककर कहा, हे महाराज, रमू सबसे नेकदिल प्राणी है। यदि आप चाहें मैं राज्य के लिए भी एक सोने का अंडा दे सकती हूँ हर वर्ष, लेकिन शर्त है लालच नहीं। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने रमू को ग्रामराज की उपाधि दी, पूरे जिले का संरक्षक। ठाकुर दरियालाल को दंड मिला। उसे गांव के कुएं से पानी लाकर 1 साल तक सबको सेवा में लगना पड़ा। भाग 10 सुनहरा स्कूल और नन्हे चमत्कार। अब रमू ने गांव में एक जादुई स्कूल बनवाया, जहां हर बच्चा अपनी पसंद का हुनर सीख सकता था। कोई गायक, कोई वैज्ञानिक, कोई कहानीकार, कोई किसान। मुर्गी हर सोमवार एक सुनहरा अंडा देती, जिससे स्कूल का खर्चा चलता। एक दिन एक बच्ची मीरा ने पूछा, मुर्गी दीदी, आप हमें उड़ना सिखा सकती हो? मुर्गी मुस्काई और अपने पंख हिलाए।
अगले ही पल मीरा और बच्चे हवा में उड़ने लगे, लेकिन सिर्फ सपनों में। कल्पना की उड़ान असली उड़ान से बड़ी होती है। मुर्गी बोली, भाग 11 जंगल का राक्षस और सच्चाई की ढाल। अब हरिपुर की खुशियां एक अंधेरे संकट के सामने थीं। दूर जंगल में एक राक्षस रहता था, नाम था भूकड़ा। उसे जब पता चला कि हरिपुर में जादुई मुर्गी है, उसने पूरे गांव को धमकी दी, या तो मुर्गी मुझे दे दो या मैं पूरे गांव को निगल जाऊंगा। रमू डर गया, लेकिन मुर्गी ने कहा, रमू, सच्चाई की ढाल बना लो। भूखड़ा झूठ और डर से जीता है, सच्चाई से हारता है। रमू ने बच्चों, चोरों और ठाकुर को बुलाया। सबने मिलकर एक सच्चाई की ढाल बनाई, जिस पर लिखा था, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम ईमानदारी से जीतेंगे। जब भूखड़ा आया, ढाल की चमक से उसकी आंखें जल गईं। उसने चिल्लाकर कहा, माफ करो, मुझे भी सच्चा जीवन चाहिए। रमू ने उसे गले लगा लिया। भूखड़ा अब गांव का रक्षा रक्षक बन गया। भाग 12 आखिरी अंडा और बड़ा रहस्य। सालों बीत गए। गांव अब सुंदर राज्य बन गया था। एक दिन मुर्गी ने रमू को बुलाया। अब मेरी सेवा पूरी हुई। आज मैं आखिरी अंडा दे रही हूँ, लेकिन ये अंडा कोई सोना नहीं है। ये है ज्ञान का अंडा। रमू ने अंडा तोड़ा, उसमें से निकली रोशनी की पुस्तक। उस पर लिखा था, ईमानदारी, सेवा और ज्ञान, यही असली जादू है। मुर्गी मुस्काई और एक सुनहरी रोशनी में उड़कर आकाश में विलीन हो गई। भाग 13 रमू बना राजा और कहानी का सार। राजा शिवबाहु ने अपना सिंहासन रमू को सौंप दिया। ऐसे इंसान को राजा बनना चाहिए जो खुद सबसे कम राज करना चाहता हो। रमू राजा बना, लेकिन उसने कभी राजमहल में नहीं रहा। वो रोज गांव में घूमता, बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों के साथ बैठता। उसने अपनी किताबों में लिखा, मैं गरीब था, लेकिन मुर्गी ने मुझे अमीर नहीं, अच्छा इंसान बनाया। कहानी का संदेश, जादू सिर्फ पंखों में नहीं, ईमानदारी और सेवा में भी होता है। अगर तुम अच्छे हो तो कोई न कोई मुर्गी जरूर आएगी, जो तुम्हारे जीवन में सोने की नहीं, संस्कारों की चकाचौंध भरेगी। भाग 14 सुनहरी मुर्गी की वापसी, एक नई उड़ान। रमू अब राजा बन चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो महल नहीं, गांव की कुटिया में ही रहा। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, मुर्गी की याद। एक दिन जब वो गांव के बच्चों को कहानी सुना रहा था, तभी आकाश में एक चमकदार तारा टूटा और गिरा, ठीक उसी जगह जहां मुर्गी पहली बार मिली थी। रमू दौड़ा उस जगह। धरती फटी और वहां एक नीले रंग की छोटी चूजी निकली, जो बोलने लगी, मैं उसी सुनहरी मुर्गी की संतान हूँ। मेरी माँ ने ज्ञान का अंडा तुम्हें दिया था। अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ एक नई यात्रा पर जाने की। रमू मुस्काया और कहा, क्या तुम भी सोने के अंडे देती हो? चूजी बोली, नहीं, मैं कुछ और देती हूँ, सपनों के बीज। भाग 15 सपनों के बीज और कल्पनालोक की खोज। चूजी हर सुबह एक चमकदार बीज देती। उसे जब भी कोई बच्चा मिट्टी में बोता, वहाँ एक कल्पनालोक का पौधा उगता, जो बच्चों को एक नई दुनिया दिखाता। कोई पहाड़ों पर उड़ता, कोई तितली बनता, कोई समुद्र में तैरता। हर बीज एक सपना पूरा करता, लेकिन एक शर्त थी, सपना तभी साकार होगा जब वो दूसरों का भला करे।
बच्चों ने अब किताबें लिखी, दवाइयाँ बनाई, चित्र बनाए और हर दिन कल्पना लोक का विस्तार होता रहा। भाग 16 पड़ोसी राजा की ईर्ष्या। राज्य के पास ही था मल्हारगढ़, जिसका राजा विक्रमसेन था, घमंडी और लालची। जब उसे पता चला कि हरिपुर में अब सपनों की खेती हो रही है, तो वो बोला, ये सब जादू है, धोखा है। मैं उस मुर्गी के बच्चे को कैद करूंगा। विक्रमसेन ने एक जादूगरनी भेजी, काली माँ, जो सपनों को बर्बाद करती थी। एक रात वो आई और सारे बीज जला दिए। गांव सो गया सपनों के बिना। भाग 17 अंधेरे की रात और एक नन्हा दीपक। गांव में अंधकार छा गया। बच्चों की आंखों में नींद थी, पर सपने नहीं। रमू ने चूजी से पूछा, अब क्या करें? चूजी रोई नहीं। उसने एक दीपक जलाया। जब भी दुनिया अंधेरी हो, एक छोटा दीपक भी सूर्य बन सकता है। वो दीपक एक बच्चे ने अपने सीने से लगाया और अगले ही पल अंधकार दूर हुआ। उस बच्चे का नाम था नीलू। नीलू बोला, हम अपने अंदर के दीपक जलाएंगे। गांव के हर बच्चे ने अपने दिल में विश्वास और सेवा का दीपक जलाया। भाग 18 स्वप्नलोक की यात्रा। बीज खत्म हो चुके थे। अब नए बीज लाने थे, लेकिन वे मिलते थे सिर्फ स्वप्नलोक में, सपनों की रहस्यमय दुनिया में। रमू, चूजी और 5 बच्चे गए एक गुफा में, जहां से स्वप्नलोक का द्वार खुलता था। भीतर घना कोहरा था और सवालों की दीवारें थीं। 1, तुम कौन हो? 2, क्यों सपनों की तलाश है? 3, क्या तुम सिर्फ अपने लिए चाहते हो या सबके लिए? रमू ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, पर जानता हूँ कि सबके लिए अच्छा चाहता हूँ। दीवारें हट गईं, स्वप्नलोक खुल गया। भाग 19 स्वप्न बीज और अंतिम परीक्षा। स्वप्नलोक में पेड़ थे जिन पर नीली आग और सुनहरी पत्तियां थीं। हर पेड़ पर स्वप्न बीज लटके थे। एक देवदूत स्वप्नदेव प्रकट हुए। बीज तभी मिलेंगे जब तुम अपने सबसे प्रिय सपना छोड़ दोगे। रमू ने कहा, मैं राजा बनकर सेवा कर रहा हूँ, पर अब मैं ये पद छोड़ता हूँ ताकि मेरी जगह कोई और आए जो इन बीजों को बोने का कार्य करे। स्वप्नदेव मुस्काए, त्याग ही असली योग है। लो बीज और बनाओ दुनिया को फिर स्वप्नमयी। भाग 20 चूजी बनी स्वप्न रक्षक और नई शुरुआत। बीजों को लेकर रमू और बच्चे लौटे। सपनों की खेती फिर शुरू हुई। अब चूजी बड़ी हो चुकी थी और एक नई सुनहरी मुर्गी बन गई। लेकिन उसके पंखों में अब नीली चमक थी। वो अब सिर्फ अंडे नहीं, सपनों के लोगों का द्वार खोलती थी। रमू अब गांव का नहीं, पूरे देश का शिक्षक बन गया। उसकी कहानियां हर कोने में सुनाई जाती। हर बार जब कोई बच्चा सोता, उसके तकिए के नीचे एक पंख मिलता और एक सपना। कहानी का संदेश भाग 20 तक। जादू सिर्फ सोने में नहीं, ज्ञान, सेवा और कल्पना में है। एक ईमानदार दिल सबसे बड़ी जादूगरी है। सपने अकेले नहीं बोए जाते, उन्हें मिलकर सबके भले के लिए बोया जाता है। भाग 21 भावलोक की पुकार। रात के समय जब गांव सो रहा था, तभी चूजी, अब एक स्वप्न मुर्गी, ने रमू को पुकारा। उसकी आंखों में नीली रोशनी थी। रमू, अब समय आ गया है। तुम्हें भावलोक जाना होगा। रमू चौंका। भावलोक? वो क्या है? चूजी बोली, जहां इंसानों के भावनाएं आकार लेती हैं
प्यार, डर, क्रोध, लालच, करुणा। तुम्हारे बीजों के सपने अब वहां अटके हैं। कोई वहां बैठा है जो सबको डर और लालच में फंसा रहा है। रमू ने तुरंत हाँ कहा। अगर मेरे बच्चों के सपनों को कोई रोक रहा है तो मैं जरूर जाऊंगा। भाग 22 भावलोक का प्रवेश द्वार। चूजी और रमू पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक विशाल शीशे का दरवाजा था। उस पर लिखा था, अंदर वही जा सकता है जो अपने अंदर के डर को देख सके। रमू ने आंखें बंद की। उसे वो दिन याद आया जब उसने पहला झूठ बोला था। जब वो भूख से बिलबिलाया तो चोरी का सोचा था। उसने स्वीकारा, मैंने गलत सोचा था, लेकिन बदल गया। दरवाजा खुल गया। अंदर भावलोक था, एक दुनिया जहां बादल भी रंग बदलते थे और धरती पर चलती भावनाओं की लहरें थीं। भाग 23 डर, लालच और दुख के राक्षस। रमू और चूजी को वहां 3 राक्षस मिले। एक भय राक्षस जो हर मन में डर भरता था। 2 लालचर जो सबको और ज्यादा चाहता बनाता। 3 विषादिनी जो दिल में निराशा घोलती थी। तीनों ने स्वप्न बीजों को जकड़ रखा था। चूजी कांपने लगी। रमू बोला, हम मिलकर लड़ेंगे, लेकिन युद्ध तलवार से नहीं, भावों से। भाग 24 भावों की शक्ति। रमू ने आंखें बंद की और सब बच्चों की बातें याद की, उनकी मुस्कानें, उनके चुटकुले, उनके सपने। वो प्यार को महसूस कर सका। उसके दिल से एक रोशनी निकली और एक दिव्य शब्द गूंजा। पवित्र भावों की शक्ति से अंधकार भी झुकता है। भयराक्षस चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन जब रमू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू भी भाव है, लेकिन तुझे गलत दिशा दी गई। चल अब तू रक्षक बन। और तभी भयराक्षस छोटा होकर साहसी भालू बन गया। भाग 25 भावनामनी और स्वप्न बीजों की रक्षा। तीनों राक्षस बदल गए। लालचर बना संतोषी हिरण और विषादिनी बनी उम्मीद परी। इन तीनों ने मिलकर रमू को दिया भावनामनी, एक रत्न जो हर अच्छे भाव को ऊर्जा देता। अब स्वप्न बीज सुरक्षित थे। भावलोक रमू को प्रणाम करता है। स्वप्नदेव फिर प्रकट हुए और बोले, तुमने भावों को दिशा दी, अब तुम्हारा अगला गंतव्य है काललोक। भाग 26 काललोक का बुलावा और समय की परीक्षा। स्वप्न मुर्गी चूजी ने बताया कि काललोक वो जगह है जहां समय का प्रवाह नियंत्रित होता है। वहां एक पुराना दानव है, समयराव, जो समय को रोकना चाहता है। अगर वो सफल हुआ तो दुनिया में बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे, सपने कभी पूरे नहीं होंगे। रमू अब भावों का रक्षक काललोक की ओर चल पड़ा, जहां समय उल्टा बहता है और हर घड़ी एक पहेली पूछती है। पहेली थी, जो कभी लौटता नहीं फिर भी सबको पीछे ले जाता है, वो क्या? रमू मुस्काया, समय। दरवाजा खुल गया। भाग 27 समयराव का जाल। काललोक की हवाओं में अजीब सन्नाटा था। हर इंसान यहाँ यादों में फंसा था, कोई बचपन में, कोई भविष्य के डर में। समयराव एक काले घोड़े पर आया। रमू, तुम क्यों आए हो? मैं समय को रोकना चाहता हूँ, ताकि कोई बूढ़ा न हो, कोई सपना न टूटे। रमू बोला, सपने पूरे तभी होते हैं जब समय चलता है। दुख और सुख दोनों समय का हिस्सा हैं।
समयराव क्रोधित हुआ और पूरी घड़ी उलट दी। भाग 28 समय को जीतने की कला। रमू ने घड़ी को उठाया और कहा, अगर समय को रोका नहीं जा सकता तो चलो उसे सुंदर बना देते हैं। उसने अपने जीवन के पल गिनाए। जब वो भूखा था, जब चूजी ने पहला अंडा दिया, जब गांव मुस्कराया, उसने घड़ी में प्यार और सीख भर दी। समयराव थम गया और बोला, मैं अब समय का दुश्मन नहीं, संरक्षक बनूंगा। अब काललोक सुरक्षित था। भाग 29 रमू की वापसी और सपनों की बारिश। रमू जब गांव लौटा तो आसमान से नीले सुनहरे फूल गिर रहे थे। हर बच्चा एक एक फूल को छूते ही एक नया हुनर सीखता गया। कोई संगीत जानने लगा, कोई चित्रकारी, कोई जड़ी बूटियां, कोई कहानी सुनाना। अब गांव नहीं, पूरा देश एक स्वप्न भूमि बन गया। भाग 30 सुनहरी मुर्गी की विरासत। चूजी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसने आखिरी बार एक अंडा दिया, लेकिन वो अंडा न सोने का था, न ज्ञान का। वो एक बीज अंडा था जिसमें एक नई दुनिया बसी थी। रमू ने उसे बच्चों के स्कूल में लगाया। वहां से एक विशाल कल्पना वृक्ष उगा, जिसके नीचे हर बच्चा कुछ नया रचता। चूजी मुस्कराई और धीरे धीरे रोशनी बनकर आकाश में समा गई। अब हर सुबह एक चिड़िया आती और बच्चों के कान में कहती, ईमानदारी और सेवा सबसे बड़ा जादू है। भाग 31 स्वार्थलोक की चुप्पी और इच्छानाथ का उदय। भावलोक और काललोक को शांत करने के बाद रमू और गांव की दुनिया फिर से खुशहाल हो गई थी। लेकिन इस शांति में अचानक अजीब सी चुप्पी फैलने लगी। बच्चे खेलने से चुप हो गए। किसान जमीन की तरफ घूरने लगे और हर कोई बस अपने अपने लिए सोचने लगा। चूजी की आत्मा अब एक प्रकाशपंखी बन चुकी थी, रमू के सपनों में आई। रमू अब अंतिम संकट स्वार्थलोक से आ रहा है। वहां इच्छानाथ नामक राक्षस हर दिल में स्वार्थ का बीज बो रहा है। अगर समय रहते न रुका तो पूरी मानवता भावहीन हो जाएगी। भाग 32 स्वार्थलोक का रहस्य और यात्रा की शुरुआत। स्वार्थलोक एक ऐसी दुनिया थी जो केवल मैं और मेरा पर टिकी थी। हर इंसान वहां शीशे से बना था, जो सिर्फ अपनी परछाई देख सकता था। रमू ने अपनी टोली बनाई बच्चों, बुजुर्गों और गांव के सबसे सीधे सच्चे लोगों की। उनके पास थी भावनामनी, समय घड़ी और स्वप्न बीजों की शक्ति। उन सब ने मिलकर सहयोग रथ बनाया जो एकता से चलता था। भाग 33 इच्छानाथ की पहली चाल बर्फ की दीवार। रमू की टोली जैसे ही स्वार्थलोक पहुंची, एक विशाल बर्फ की दीवार सामने आ गई, जिस पर लिखा था, जिसे सिर्फ अपने लिए चाहो वही पास करेगा। कुछ साथी डगमगाए, लेकिन रमू बोला, हम सब साथ हैं, इसलिए चलेंगे साथ। उन्होंने एक दूसरे की मदद से दीवार पर हम सब लिखा और दीवार पिघल गई। स्वार्थलोक कांप उठा। भाग 34 इच्छालाल की जादुई भूल भुलैया। अब टोली पहुंची एक भूल भुलैया में। हर रास्ता कुछ देता था, लेकिन बदले में कुछ छीनता था। एक दरवाजा कहता तुम्हें अमरता चाहिए, एक और कहता तुम सबसे बुद्धिमान बन जाओगे। बच्चों की आंखें चमक उठीं। रमू ने हाथ थाम लिया। जो अकेले पाओगे वो अकेले ही रहेगा, जो सबके साथ पाओगे वो अमर बनेगा।
उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, जिस पर कोई तख्ती नहीं थी। वहीं से असली स्वार्थलोक की ओर रास्ता खुला। भाग 35 इच्छानाथ का महाशक्तिशाली रूप। अंत में वे पहुंचे इच्छानाथ के महल में। वह एक विशाल छाया जैसा राक्षस था। उसके 100 हाथ, हर हाथ में कोई लालसा। शक्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए, प्रशंसा चाहिए। वह बोला, रमू, तुम सबका दिल छीन सकते हो, पर इच्छा कभी नहीं मार सकते। रमू बोला, मैं इच्छा को नहीं मारने आया, मैं उसे दिशा देने आया हूँ। भाग 36 अंतिम युद्ध, स्वार्थ बनाम सहयोग। अब शुरू हुआ भावनात्मक युद्ध। इच्छानाथ ने लोगों की इच्छाओं को हड़पकर उन्हें कठपुतली बना दिया। बच्चों को अपने सपनों में गुम कर दिया। बुजुर्गों को अपने बीते समय में जकड़ लिया। रमू ने भावनामनी उठाई और सबकी ओर एक प्रकाश फैलाया। हर किसी को उनकी सच्ची इच्छा दिखाई देने लगी। बच्चे बोले, हम सब मिलकर नई दुनिया बनाना चाहते हैं। बुजुर्ग बोले, हम अनुभव बांटना चाहते हैं। इच्छानाथ चिल्लाया, नहीं, अगर सब साथ हो गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा। और तभी भाग 37 इच्छानाथ का परिवर्तन और नया जीवन। रमू ने उसके पास जाकर हाथ बढ़ाया। तू अकेला नहीं है इच्छानाथ, तू भी एक भावना है, दिशा भटकी हुई। आओ सब मिलकर नई इच्छाएं बोते हैं। इच्छानाथ का पता रहा और फिर आंसू बहाते हुए एक छोटा बच्चा बन गया। एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ प्यार चाहता था। गांव लौटकर रमू ने उसका नाम रखा ईशु। भाग 38 गांव में नया युग और मनोविद्यालय की स्थापना। अब गांव में खुला मनोविद्यालय, जहां पढ़ाई होती थी। भावनाओं की भाषा, सहयोग की कला, समय के सही उपयोग की समझ और इच्छाओं को उद्देश्य में बदलने का विज्ञान। हर बच्चा अब नेता और कलाकार बनने लगा। भाग 39 सुनहरी मुर्गी की पुनरावृत्ति। अचानक एक सुबह जब रमू खेत में गया तो वहां एक छोटी चूजी बैठी थी, ठीक वैसी जैसी चूजी थी। उसने रमू की ओर देखा और कहा, मैं आई हूँ नई पीढ़ी के साथ, अब और भी सुनहरे अंडे देंगे, पर वो अंडे होंगे ज्ञान, प्रेम और सेवा के। रमू मुस्कराया, उसकी आंखों में संतोष था। भाग 40 रमू, एक नाम, एक प्रेरणा। अब रमू वृद्ध हो चला था। एक दिन बच्चों ने पूछा, दादू, आप सबसे बड़ा खजाना क्या मानते हैं? रमू मुस्कराया और कहा, ईमानदारी से कमाया एक भरोसा, वही असली सोना है। और चूजी, वो तो बस उसका रूप थी। रात को वो चुपचाप सो गया। एक रोशनी उसकी आत्मा को आकाश की ओर ले गई। उस रात गांव में एक साथ हजारों सुनहरे फूल खिले। अंतिम शब्द, सुनहरी मुर्गी और ईमानदार रमू अब एक महागाथा बन चुकी थी, जिसमें लालच, इच्छा, भय, समय, भावनाएं और सेवा सबका दर्शन था। आज भी अगर किसी गांव में कोई बच्चा सच्चाई से कुछ मांगता है तो हवा में चूजी की चोंच की एक प्यारी सी खटखट सुनाई देती है।